नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। भारत लाया गया है आतंकी तहव्वुर राणा। अमेरिका से तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। राणा को स्पेशल विमान से दिल्ली लाया गया है। मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। एयरपोर्ट पर ही राणा को एनआईए ने गिरफ्तार किया। राणा को बुलेट प्रूफ गाड़ी में एयरपोर्ट से एनआईए मुख्यालय लाया गया है। एनआईए मुख्यालय में कुछ देर में तहव्वुर का मेडिकल भी होगा और पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा कारणों से राणा की वर्चुअल पेशी होगी। बहुप्रतीक्षित था, इस दिन का इंतजार था, खासकर उन लोगों को, उन पीड़ितों को जो 26/11 आतंकी हमले में बेवजह जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिनके परिजन आज भी इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आज बेहद खास दिन है। क्योंकि मायने रखता है 2008 से इंतजार था इस आतंकी का कि इसे गिरफ्त में लिया जाए, और अब प्रत्यर्पण की जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई है, दिल्ली लाया जा चुका है। 17 साल का इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है। मेडिकल कराया जाएगा तहव्वुर राणा का, कुछ देर में ही मेडिकल होगा एनआईए मुख्यालय में ही, और पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा कारणों से ही राणा की वर्चुअल पेशी होगी। तिहाड़ जेल भी हालांकि पूरी तरह से तैयार है इस आतंकी के लिए। 17 साल से लगातार कोशिशें भी जारी थी कि कब तहव्वुर राणा को सलाखों के पीछे भेजा जाए, और अब वो इंतजार यहां पर खत्म हुआ है। कितनी बेरहमी से 26/11 आतंकी हमले में मारा था बेकसूरों को, जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, लेकिन इंतजार था, और इसलिए अब हिसाब होगा तहव्वुर राणा का। दिल्ली लाया जा चुका है और अब कुछ देर बाद ही मेडिकल कराया जाएगा। सुरक्षा कारणों से ही कहा जा रहा है कि वर्चुअल पेशी होगी तहव्वुर राणा की। स्पेशल विमान से उसे दिल्ली लाया जा चुका है, और अब इंतजार है जब और भी कई अहम खुलासे हो। हालांकि अब इतना जरूर है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरी शंकर जी, हमारे साथ है पूर्व राजनयिक है। गौरी शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। विजय सागर जी भी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ है। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही कर्नल देवानंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी का स्वागत है। बेहद अहम ये रहा भी है। गौरी शंकर जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगे। हालांकि लगातार आपके से चर्चा इसे लेकर जारी भी रही है, लेकिन अब एक ही लाइन है, एक ही सवाल है कि तहव्वुर राणा का हिसाब होगा। 17 साल के इंतजार के बाद अब जबकि उसे लाया गया है और अब पूरी प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया हो रही है, क्या आपको लगता है किस तरह से हिसाब होना चाहिए इसका? सुनिए, ये बहुत ही बड़ी घटना है भारत के इतिहास में और आतंकवाद के इतिहास में जी। मेरे विचार से अमेरिका से ये पहला प्रत्यार्पण है किसी आतंकवादी का जो हुआ है। इसके एक तो हमारे देश ने इसको पूरी तरह से परस्यू किया, कई वर्षों तक इसके पीछे लगे रहे, लेकिन उसका मुख्य कारण दूसरा ये भी है कि अभी ट्रंप वो प्रेसिडेंट बने, और इसकी वजह से जितने भी बहाने जो वहां की गवर्नमेंट बना रही थी पहले, वो सब बहाने दूर हो गए और उन्होंने अपनी नीयत को साफ करके इसको भारत भेज दिया गया है। तो पहला तो ये है कि इसको पर्सनली इंट्रोगेट किया जाएगा, और इससे बहुत सी सूचनाएं पता लगेंगी। एक बड़ा जो नेटवर्क उस समय काम कर रहा था, उसका कुछ हद तक हो सकता है पर्दाफाश हो। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जो ये होगी कि इस तरह के आतंकवादी जो वेस्टर्न कंट्रीज में, जो कनाडा में, यूएस में, यूरोप में छुपे हुए हैं, उनका जो है दिल थोड़ा सा अब दहक जाएगा कि उनको अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज वहां से करते रहेंगे तो हो सकता है कि किसी न किसी दिन उनका भी भारत प्रत्यार्पण हो जाए। ये पन्नू जैसे लोग जो वहां बैठे हुए हैं और कुछ लोग कनाडा में बैठे हुए हैं, वो अब कम से कम 10 बार सोचेंगे बिफोर दे वो किस तरह की आतंकवादी एक्टिविटी भारत में फैलाने की कोशिश करें। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हमारे देश के लिए है,
ये टेररिज्म के अगेंस्ट में बहुत बड़ा स्टेप है और मैं कहूंगा कि अमेरिकन सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है और उससे इनकी ये नीयत साफ होती है कि वो टेररिज्म को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए हाँ, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी घटना है जो भारत के इतिहास में और टेररिज्म के इतिहास में घटित हुई है। जी बिल्कुल ठीक है आपने गौरी शंकर जी। विजय सागर जी, लंबा इंतजार था, 17 साल का इंतजार था और एक ये बड़ी घटना के तौर पर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी कई बार जब सभी राष्ट्राध्यक्ष एकजुट एक मंच पर आते हैं तो एक ही ये मुद्दा रहता है जिसके साथ सभी होते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हम सब साथ हैं। ऐसे में अमेरिका का ये कदम, 17 साल लग गए, इस देरी की वजह आप क्या मानते हैं? ऐसा नहीं है, 2008 से ही लगातार इसकी तलाश थी, लगातार कोशिशें जारी थी कि इसे गिरफ्त में लिया जा सके, लेकिन 17 साल का वक्त भी कम नहीं होता। देखिए, डिप्लोमेटिक लेवल पे जब आप बात करते हैं जी। तो ये जरूरी है बोलना कि भाई हम सब आतंकवाद के खिलाफ हैं, क्योंकि ये कहीं पे भी बैकफायर कर सकता है। इसलिए वो ऐसे बयान आना एक जरूरी, वो एक नॉर्मल बात है। जी। जहां तक अमेरिका का सवाल है कि उन्होंने अभी तक क्यों नहीं किया, तो अभी तक क्या था कि पाकिस्तान, उनकी जो जियो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन में पाकिस्तान काफी ऊपर आता था, इसलिए ऐसा वो कोई काम नहीं करना चाहते थे जिससे पाकिस्तान की छवि पे या उसकी इकोनॉमी पे या उसके स्टेटस पे किसी को धक्का लगे। तो अभी क्या है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन है वर्ल्ड स्टेज में इतनी ज्यादा नहीं है, हालांकि उनकी लोकेशन जियो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, परंतु अमेरिका की जो कैलकुलेशन थी, जो उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा उसके बाद पाकिस्तान की कोई इतनी ज्यादा अहमियत रही नहीं, तो अभी उनके पास कोई मजबूरी नहीं थी कि पाकिस्तान को बचाने के लिए वो डेविड कोल्डमैन हेडली को अंदर रखें या उसके एक्स्ट्राडिशन की बात करें या तहावुर राणा की एक्स्ट्राडिशन बात करें, क्योंकि जैसे ही तहावुर राणा इंडिया में पहुंचेगा और अगर उससे मुंह खुलवा लिया गया तो ये पाकिस्तान की सेना के लिए, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अभी तक हम जो भी बोलते हैं, हम जो प्रूफ देते हैं, वो प्रूफ होता है जिहादियों का जो उन्होंने कार्रवाई करी है, परंतु उसका लिंक विद द पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान आईएसआई या पाकिस्तान आर्मी, वो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। पर अभी तहावुर राणा चूंकि खुद पाकिस्तान या आर्मी का मेजर रह चुका है, और उसके बाद यही नहीं कि 28/11 को मुंबई अटैक किया 2008 में, 2009 में उसने ऐसा ही एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, एक टेररिस्ट अटैक करवाया फिनलैंड के अंदर, जब वहां पे कोई कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून को लेकर के। तो इस तरह से कुछ गतिविधियां उसने बाकी कंट्रीज में भी कराई, इसकी वजह से वो एक आईएसआई का एक स्पेशल एसेट बन गया। और चूंकि आईएसआई और सीआईए एक साथ काम करती थी किसी जमाने में, शायद आज भी थोड़ा बहुत लेजन होगा, परंतु तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए उसको प्रोटेक्शन के लिए ले लिया गया, फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया ये बोल के कि भाई तुम्हारी प्रोटेक्शन है, फिर 2020 में उसको छोड़ा गया, फिर री अरेस्ट किया गया, और आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आके, क्योंकि पाकिस्तान किसी ज्यादा गिनती में आता नहीं है, तो अगर तहावुर राणा मुंह खोलेगा भी, तो अगर वो पाकिस्तान को नुकसान होता है तो उसके लिए ट्रंप सरकार जो है या अमेरिका ज्यादा परवाह नहीं करता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान की जो पोजीशन थी उसको बचाने के लिए उन्होंने हमको जो स्टेटमेंट्स देते थे या जो उसको पकड़ के रखा हुआ था, वो अभी सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, कर्नल देवानंद जी का रुख करना चाहूंगी। कर्नल देवानंद जी, पाकिस्तान की भूमिका को लेकर क्या लगता है? अब जबकि गिरफ्तारी यहाँ पर गिरफ्त में आ चुका है, दिल्ली लाया गया है, तिहाड़ जेल तैयार है, उन्हें पेश भी किया जाएगा, 17 साल के बाद ये दिन आया है जिसका इंतजार हर भारतीय कर रहा था। पाकिस्तान की भूमिका लगता है आपको कि अब और ज्यादा उजागर होगी इस मामले को लेकर? जी, मेरा ये मानना है कि देखिए, सबसे पहले देश को और मैं हमारी सरकार और उसके साथ साथ जो अधिकारी हैं जिन्होंने ये काम किया है, इसको मैं बधाई देना चाहूँगा। ऐतिहासिक कार्य है, और जैसा मेरे से पहले मेरे साथी बता रहे थे कि ये शायद इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है जब इतने बड़े जो एक प्रत्यार्पण का केस हुआ है जो हमारे भारत के बिल्कुल आत्मा से जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने मुंबई हमले के अंदर अहम भूमिका निभाई थी, और उस भूमिका के पीछे देखिए, ये अब आज का जो जियो पॉलिटिक्स है वो बदल चुका है। 2008 में दूसरी परिस्थिति थी, भारत के अंदर भी अलग लोग थे जो सरकार में थे, भारत में भी जो एक तंत्र था वो अलग था, और अमेरिका, पाकिस्तान, दुनिया में सब जगह एक अलग नैरेटिव था। और पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, देखिए कि पाकिस्तान, अमेरिका, जिसको एक तरफ आईएसआई और अमेरिकन जो लोग, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के अंदर उग्रवाद था वो किसी एक व्यक्ति के कारण, पाकिस्तान उसका केंद्र बिंदु था, पर उसको समर्थन चारों तरफ से दुनिया में देने वाले बहुत थे जो भारत को दबाव में डालते थे।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब एक जियोपॉलिटिक्स जो दुनिया की बदली है, और अगर आपको याद हो इनके आने में ये अड़चने क्यों आ रही थी, अगर यही ट्रंप साहब पिछले कार्यकाल के बाद दूसरी बार जीत जाते तो यकीनन इससे पहले आ चुके होते, पर क्योंकि अमेरिका में जिस प्रकार से एक सरकार, ये हर जगह देश में, भारत में भी एक तरह की दो अलग अलग बिंदु, केंद्र बिंदु रहे हैं, अमेरिका में भी वही रहे हैं। और अमेरिका में जब से डीप स्टेट बाहर हुआ है पावर से, तो इस पावर से बाहर होने के कारण क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत के जो समर्थन में जो चीजें होनी चाहिए वो अब अमेरिका कर रहा है। भारत की ताकत बढ़ी है, भारत का सहयोग बढ़ा है, और उस कारण इस व्यक्ति को अभी यहां पर प्रत्यार्पण किया गया है। वरना देखिए, और ये कारण क्या हो सकता है ऐसा, जब ये ट्रंप साहब के आने पे, डीप स्टेट के जाने से, देखिए आईएसआई, और अगर ये उग्रवाद के इतिहास में हम जाएं तो उग्रवाद दुनिया में हर ताकतवर देश दूसरे ऐसे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड लोगों से काम करवाता था। अब नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अमेरिका जो आज चलिए हमारे भारत के साथ खड़ा है, पर अगर देखें इतिहास उग्रवाद का, तो मैं नहीं मानता कि ये लोग, इनके हाथ कहीं खून से रंगे नहीं है। पर चलिए देर आए दुरुस्त आए, और अब पाकिस्तान तो ऑलरेडी दबाव में इतना आ चुका है। अगर आपको याद हो कसाब जब पकड़ा गया था, क्योंकि देखिए जिंदा टेररिस्ट पकड़ा जाना और उसके मुंह से बात सुनी जाना का एक अलग उसका इफेक्ट आता है। और जिस प्रकार से अब इनका प्रत्यार्पण हुआ है और भारतीय एजेंसी जांच करेंगी, इनके क्वेश्चंस बने हुए, एक प्रोसीजर है, दैट्स इमैटीरियल। पर अमेरिका का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह फैसला किया और उस व्यक्ति को कटघरे में लाए हैं। ये देखिए पाकिस्तान अकेला ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, दुनिया के बहुत सारे एक ये तंत्र है जी, जो पूरे दुनिया में अलग अलग जगह काम करता है, पैसा सप्लाई करने में, वेपन सप्लाई करने में, एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने में, लोगों को तैयार करने में। ये भारत के अंदर कौन से कम है? आप याद करो 2008 का जब ये हमला हुआ था, उसके बाद कुछ लोग तो ऐसे थे जो एक किताब लेकर के उसका क्या हिंदू टेररिज्म का नाम लेकर के पीट रहे थे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य, ये सारे फंस गए आज के दिन, मैं मानता हूं। और ये जो निकल करके आएगा, मैं केंद्र सरकार से आग्रह कर सकता हूं आपके चैनल के मार्फत कि जो नाम आए कृपया करके, अब समय आ गया है, उनको कोई रहम नहीं करना है कि भाई यहां देश में माहौल बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा। उनको ठोको जो सही में अब आपके पास सबूत हैं। सबूत तो इलेक्ट्रॉनिक सबूत तो मैं देखिए आपको बता दूं आज भी सरकार और तंत्र के पास है, पर ये इस तरह का जो सबूत अब ये व्यक्ति जो उनको बताएगा और सामने आएंगे, तो देश भी मैं मानता हूं सरकार के साथ रहेगा। और इससे जो देश के अंदर जो ये गतिविधियां करने वाले लोग थे, जो डीप स्टेट के साथी थे, वो भी एक्सपोज होंगे। और लास्टली देखिए, सेना, सुरक्षा बल और जो हमारा तंत्र है, आईबी हो, रॉ हो, जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, देश के नागरिक हो, उनका मनोबल बढ़ेगा आज। और आने वाले में इस मनोबल को बढ़ाने, कायम रखने के लिए इस व्यक्ति को सजा से ज्यादा जरूरी है कि जो इसके साथ मिले हुए हैं, जो हथियार हैं, पैसा है, मानसिक है, आइडियोलॉजी है, विभिन्न प्रकार का समर्थन ढूंढ के निकाल करके लाएं। और ये एक तरीका होगा देश में शांति स्थापित करने का। और यकीनन इनको तो फांसी होनी है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि ये तो देश का कानून है। मैं मानता हूं हमारी जुडिशरी इसको कभी भी ढीलेपन में नहीं लेगी, माफ नहीं करेगी। बिल्कुल। विजय सागर जी करो करते हैं। विजय सागर जी, बिल्कुल अभी हम चर्चा भी करते हैं, बहुत सारी चीजों का आपने जिक्र भी किया, क्योंकि पहले भी क्या कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, इतना लंबा वक्त लग गया इसे भारत लेकर आने में, अब कानूनी प्रक्रिया चलेगी, पूछताछ होगी, लेकिन कई बार सवाल उठ जाते हैं कि ये बहुत लंबा वक्त, ये भी टाइम टेकन रहता है। कसाब का उदाहरण लेकर बात की जा रही थी, जब कसाब की गिरफ्तारी, उसके बाद भी कितना वक्त लग गया। आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज रहेगा तहव्वुर राणा से वो राज उगलवाना जो वो इतने सालों से दबा के रखा और जिसकी वजह से कई और देश, हो सकता है कई और लोग बेनकाब हो? देखिए, जहां तक तहव्वुर राणा को के टाइम की बात है, जो प्रक्रिया के टाइम की बात है, ये डेफिनेटली लगेगा। तो जुडिशरी का एक्चुअली इतने सारे लेयर्स आते हैं जुडिशरी के कि हर जगह पे जब आपके अगेंस्ट फैसला जाता है तो आपके पास हक है उसके अगेंस्ट अपील करने का। उसी तरह से अमेरिका में भी तहव्वुर राणा तो अमेरिका की टॉप कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, और वहां पे जब वो उसका केस फेल हो गया, उसके अगेंस्ट डिसीजन गया, तब उसको एक्स्ट्राडाइट किया गया इंडिया में। यही प्रक्रिया अभी इंडिया में भी चलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे ख्याल में कि इंडिया के पास ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स पहले के हैं, स्पेशली अजमल कसल का।
उसको भी पकड़ के रखने में बहुत टाइम लगाया था। तो इसलिए उन सब एक्सपीरियंसेस का वो संज्ञान में लेते हुए भारत की जो हमारी एजेंसीज हैं वो उन सबको देखते हुए इस तरीके से काम करेंगी कि प्रक्रिया भी पूरी हो, न्याय में कहीं पे कोई असंगति ना हो, बिल्कुल एज पर दी जुडिशियल प्रोसेस चले, परंतु वो जुडिशियल प्रोसेस जो है वो फास्टेस्ट पॉसिबल ट्रैक पे चले, ताकि जल्दी से जल्दी इसका भी कोई समाधान निकले और इसके हाथ से जितने सबूत हमें मिले वो हम दुनिया के सामने डालें। और उसको भी जैसे अजमल कसब को फांसी दी गई थी, जो एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड मूव थी, इसकी भी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इसने भी 166 निर्दोष लोगों की हत्या करी है और उनके कई परिजनों को दुनिया भर के लिए, जिंदगी भर के लिए जख्म दिए गए हैं। तो उनका जो विंडिकेशन है, जो उनका जो मानसिक, जो उनके दिल में जो आशा थी कि ऐसे आदमी को सजा मिले जिसने उनको जख्म दिए हैं जिंदगी भर के, तो ये जरूर होना चाहिए और होगा भी। और कोशिश यही रहेगी मेरे ख्याल में, जो एजेंसी से पूरा ट्राई करेंगी कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म करके इसको फांसी की सजा दी जाए। लेकिन एक और सवाल है सर कि क्या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर इससे लगाम लग सकेगी, क्योंकि वो सामने कुछ दिखता है, पीछे से कुछ और करता है जी। बिकॉज पाकिस्तान अभी भी डिनायल मोड में रहेगा, वो अभी भी बोलेगा कि हमारी आर्मी का मेजर नहीं है, और हमारे पास उसके पुख्ता सबूत हैं। इसलिए इस बार अगर उसने जो लिंकेजेस बताई कि इसके अलावा पाकिस्तान के और कौन कौन से आर्मी के अफसर हैं या कौन कौन सी आर्मी की या आईएसआई की एजेंसीज हैं, जब उनके पुख्ता सबूत मिलेंगे और वो इसके मुंह से निकलेंगे, जो शायद उसके बाद हेडली को भी एक्स्ट्राडाइट करा के उसके मुंह से कोरैबोरेट कराया जाएगा, तो उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई तरीका नहीं बचेगा कि वो इसको जुटलाए। और उसकी वजह से जो एफएटीएफ में उसके अगेंस्ट कार्रवाई होती है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, वहां पे भी इसको वापस ग्रे लिस्ट पे डाला जा सकता है। और हो सकता है अब चूंकि उसके पास मदद करने वाले चाइना, मलेशिया और टर्की थे, चाइना तो अभी भी है, पर मलेशिया का रुख बदल चुका है, वो भारत के साथ व्यापार भी करना चाहता है, भारत से वेपन्स खरीदना चाहता है। सिमिलरली टर्की में अर्डोगान जो राइटिस्ट हैं, वो मेरे ख्याल में अब उनकी जो सरकार है सत्ता हटने वाली है, इमामोग्लू जो उनके कंटेंडर हैं उनको काफी पॉपुलैरिटी मिल रही है। अगर वो भी चले जाएंगे तो फिर एफएटीएफ में पाकिस्तान को बचाने के लिए सिर्फ अकेला चाइना बचेगा, जो काफी नहीं है। तो इस तरीके से कोशिश इनकी भी रहेगी कि किसी तरीके से तहावुर राणा को असैसिनेट कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, ताकि वो हिंदुस्तानी एजेंसीज के सामने जो उनके जो सीक्रेट्स हैं उनको उगल ना सके, उनके लिंकेज को बता ना सके। तो ये सब कार्रवाई पूरी रहेगी पाकिस्तान की तरफ से, और अगर ये उजागर हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए, जो वो शायद इससे उभर नहीं पाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया विजय सागर जी। बिल्कुल बेहद अहम एंगल ये भी है जो आपने भी जिक्र भी किया। गौरी शंकर जी का रुख करना चाहूंगी। गौरी शंकर जी, पाकिस्तान को लेकर जो बात कही गई, ठीक है, वो तो डिनाई करेगा ही यहाँ पर, लेकिन एक अहम सवाल ये उठता है, 17 साल का वक्त लग गया, कहा जा रहा है अमेरिका का एक कदम बेहद सराहनीय है, अमेरिका भारत के रिश्तों की बात कही जा रही है, ट्रंप तो पहले भी प्रेसिडेंट रहे हैं। क्या लगता है आपको इन 17 सालों में भारत जिस तरह से मजबूत हुआ है, भारत ने जिस तरह से अपना वर्चस्व कायम किया है, भारत जिस तरह से अन्य देशों के साथ एक मजबूत रिश्ते कायम किए हैं, अमेरिका इंक्लूडिंग अमेरिका, क्या ये भी एक वजह है? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। देखिए, पिछले 15 साल में, 17 साल में भारत की छवि एक नए स्तर पे पहुंच गई है। यहाँ की लीडरशिप ने बड़ा डिसाइसिव अपना अप्रोच दिखाया है, और उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुई है वो 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर और तीसरे नंबर की इकोनॉमी इंडिया बनने जा रहा है। तो इसका असर नेचुरली सभी जगह पे होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज मैं ये मानता हूँ कि अभी जो चाइना का थ्रेट जो अमेरिका महसूस कर रहा है, वो ये चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ रहे, और उस थ्रेट को भारत और अमेरिका एक साथ मिलके फेस करे। तो इस चीज को देखते हुए अमेरिका के साथ हमारे दूरगामी सहयोग की बड़ी संभावना है, और इसी वजह से अमेरिका हमें इन चीजों पे कोऑपरेट करता रहेगा। पहले अमेरिका की नीति दोहरी होती थी, वो किसी चीज में बातें तो बहुत अच्छी करता था, लेकिन जब एक्चुअल कोऑपरेशन का इश्यू आता था तो वो पीछे हट जाता था। उनका डीप स्टेट जो है वो ऐसे एलिमेंट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था। आईएसआई से उनके कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थे, आईएसआई की एसेट्स को वो खुद भी यूज किया करते थे। लेकिन अब वो सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है, जैसा कि हमारे दूसरे कलीग्स ने भी कहा
एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी डामाडोल है, वहां पे इंस्टेबिलिटी है, इंटरनल टेररिज्म वहां पे काफी बढ़ गया है, और पाकिस्तान की जो अहमियत पहले थी वो भी कम हो गई है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो छवि है, जो एक वर्ल्ड स्टेज के ऊपर बहुत ऊंची चढ़ी गई है, उसको देखते हुए लगता है कि अमेरिका अभी नहीं बल्कि आगने वाले वर्षों में हमें इस चीजों में सहयोग करता रहेगा। अभी कनाडा का रूप भी बदल जाएगा, अप्रैल में वहां चुनाव है। चुनाव के बाद जो नई सरकार आएगी, मैं ये मानता हूं कि वो नई सरकार उन सभी एलिमेंट्स को जो भारत के खिलाफ बैठ के वहां काम कर रहे हैं उनको शांत चुप करेगी या उनको भारत एक्स्ट्राडाइट करेगी। ये स्टेटमेंट कल मैंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के नाम से भी सुना था। उन्होंने भी कहा था कि इन सब लोगों को वहां उन्होंने इंपोर्ट करके एक जिहादी जहाज तैयार कर रखा है। अब उस जिहादी जहाज की डूबने की तैयारियां हो रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें हमारे देश के फेवर में होंगी, और मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि हमारे देश की एक स्ट्रॉन्ग नीति, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, इनका बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया गौरी शंकर जी। कर्नल देवानंद जी, बेहद अहम है जब आप एक तरफ पाकिस्तान की बात करते हैं, दूसरी तरफ 17 साल के इंतजार खत्म होने की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ कानूनी प्रक्रिया भारत की कहते हैं बहुत धीमी चलती है, और जब इस तरह के मामले होते हैं तो इंट्रोगेट करने में भी वक्त दिया जाता है और देना भी जरूरी है ताकि कुछ ऐसा रह ना जाए जो जरूरी है और वो सामने आना चाहिए। आपको क्या लगता है 26/11 के जो पीड़ित है, इसे सजा होने के बाद ही उनका इंसाफ पूरा होगा? बिल्कुल जी, देखिए सही बात है। 26/11 के जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ तो तभी मिलेगा तब ये और इनके साथ इन अकेले से कुछ नहीं होने वाला। उनकी आत्मा की शांति तब होगी जब इनसे जुड़े हुए लोग जो देश के अंदर जो इनके साथ में मिलकर के काम किया है, ऐसा एक व्यक्ति आकर के इतना बड़े हादसे नहीं कर सकता। और इनके अलावा पाकिस्तान को भी पूरी उचित सजा मिले। मैं बात तो हम सब कर रहे हैं पाकिस्तान है टू जो उसकी स्थिति है, पर देखिए ये अकेले व्यक्ति को सजा मिलने से ही ये लोगों को जिनका बलिदान हुआ उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं। एक पकड़ा गया है, ये अहम व्यक्ति है, और ये अहम व्यक्ति के जो स्टेटमेंट आज सरकार के कंट्रोल में है। और मैं मानता हूं हमारी भारतीय जितनी भी इंटरोगेशन की जो टीम्स हैं, सारे हर डिपार्टमेंट में होती हैं, वो उच्च दर्जे के और एक्सपीरियंस अधिकारी हैं, पूरा भरोसा है। देखिए समय जरूर लग सकता है, कोर्ट को भी समय लग सकता है, पर समय इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कहूंगा इसको जितना दिन ज्यादा जिंदा रखो उतना दिन इंतजार करो। हर उस व्यक्ति को जो देश के अंदर उग्रवाद फैलाने में शरीक रहा है, उस तक पकड़ करके उसको भी कानून के कटघरे में खड़े करने से ज्यादा उचित रहेगा, बजाय कि इसको जल्दी से आप फांसी। मैं मानता हूं ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा देश समझता है। आप लोग जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के समय समय पर उठाते रहते हैं, देश के लोग इस चीज से चिंतित हैं। आज देश उन्नति कर रहा है, बाहर भी हमारा जिस प्रकार से एक बल बढ़ा है, पर ये एक स्थिति है, पर यह बात तय है जिसकी लाठी उसकी भैंस, नाउ वी हैव बिकम स्ट्रॉन्गर। और उसके कारण अब आई एम श्योर ये सारे के सारे जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और जो चेस की गोटियां हैं वो सही जगह फिट अपने आप हो जाएंगी। पाकिस्तान के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए पाकिस्तान एक ऐसा, मैं स्टेट तो उसको मानता नहीं हूं, वो तो एक ऐसी जगह है जहां उनका अस्तित्व पे मेरे सवाल उठाने से हो सकता है पाकिस्तान ना टूटे, पर पता नहीं दुनिया कब जागेगी। जब तक अमेरिका को आईएसआई सपोर्ट कर रही थी, उनको उनके एक्शन में फायदा दे रही थी, या दूसरे वर्ल्ड पावर को मदद कर रहे थे, तो देखिए अब क्या है, स्थिति बदल चुकी है। अब रशिया और अमेरिका के बीच में कुछ न कुछ सांठगांठ जरूर हो गई कि भाई तुम यूक्रेन में अपना काम करो जो करना है, और मुझे इस तरफ मेरा काम करने दो। चीन और ईरान को लेकर के, ईरान में भी ऑल्सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट। और जब चीन अमेरिका का काउंटर पार्ट उभर रहा है, और ऑब्वियसली ट्रेड उनका डेफिसिट है, बहुत सारी चीजें हैं, तो अब अमेरिका और ट्रंप साहब के आने से डीप स्टेट होता तो मैं मानता हूं फिर भी अंधे कुएं में पत्थर डालते। जिस प्रकार से वो इन्वेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वो सफल हो पाए जितना। पर अब मैं मानता हूं अमेरिका के लिए हम एक ऐसे पार्टनर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी, और हम देखिए डेमोक्रेसीज हैं भारत और अमेरिका, जो जैसे भारत की हमारी पॉलिसीज हैं। दुर्भाग्य रहा 2008 उस दौर में ऐसी सरकारें रही जिन्होंने देश के अंदर गवर्नेंस करने की बजाय त्राही माम फैलाया, हत्याएं कराई,
और ये एक हिंदू टेरर का नाम कॉइन करने का प्रयास किया। और तो और साहब, जिस दिन ये काम होता है, उन्होंने किताब पहले ही छाप के रखी थी। अब ये लोग डिनाई कर सकते हैं, उनको कवर अप कर सकते हैं लीगली, बट आई एम श्योर देश जानता है। और जो इनकी सजा के लिए कुछ लोग चिंता कर रहे हैं कि भाई इनकी सिक्योरिटी, आई कैन टेल यू, सिक्योरिटी जहां तक भारत के हमारे अधिकारी हैं, सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनको इतना तजुर्बा है दुनिया में इस तरह का हैंडल करने का कि किस तरह उनसे उनकी सिक्योर रखना है, दूसरा किस तरह उनसे चीजें निकलवानी है। तो मैं ऐसा मानता हूं ये भारत के लिए शुभ संकेत है और देश को बधाई हो मेरी इस बात के लिए। बिल्कुल देवानंद जी, इस बीच बड़ी खबर इसे लेकर है, भारत लाया गया है आतंकी तहव्वुर राणा, पाकिस्तान का इसे लेकर बयान आया है। यहाँ पर तहव्वुर राणा से पाकिस्तान किनारा कर रहा है, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का यह बयान है। राणा ने जिस तरह से ये बयान यहां पर सामने आया है, 20 साल से रिन्यू नहीं कराया है अपना, 20 साल की बात की जा रही है। और ये बयान जो है विदेश मंत्रालय का, कहना यह कि राणा ने 20 साल से पाक के दस्तावेज रिन्यू नहीं कराए और तहव्वुर राणा अब कनाडा का नागरिक है। ये बातें कह रहे, ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान का तहव्वुर राणा से ना कोई रिश्ता है, ना कोई उससे लेना देना है, क्योंकि 20 साल से पाक के दस्तावेज राणा ने रिन्यू ही नहीं कराए हैं। कर्नल देवानंद जी, अब देखिए दो बातें, एक तरफ तो कह रहे हैं कि कनाडा का नागरिक है तो पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं, दूसरी तरफ वहां वो था आर्मी में लेकिन 20 साल से दस्तावेज रिन्यू नहीं कराए तो फिर पाकिस्तान से रिश्ता कैसा? ये दर्शाता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब डर चुका है। नहीं, डर नहीं, पाकिस्तान ने अपने हाथ धो लिए। जो एक तरह जैसे वो कोर्ट में केस चलता है और वो चोर बचने की कोशिश करता तो वो कहता है मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। तो पाकिस्तान भी वही कर रहा है और पाकिस्तान की आत्मा जानती है। हमारे पास डिजिटल प्रूफ है साहब, अब वो आ गया है। देखिए पाकिस्तान की स्थिति कैसी है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली जैसा है पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान के अंदर मैं तो कहता हूं अंदर जो जिस प्रकार का उनका बस सिविल वॉर की कमी है। आप ऊपर जाइए, हमारे जो नॉर्थ के अंदर हैं वहां पर हमारे जो पीओके के नागरिक हैं वो रास्ता बंद करके बैठे हैं। साउथ में बलूचिस्तान से उनकी पाकिस्तान की आर्मी पिटाई खा करके भाग रही है। उधर आप ईस्ट में वेस्ट में जाएं तो वहां पर टीपीपी वाले उनको घेर रखे हैं और वहां पर उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अलावा इकोनॉमिक बिल्कुल डिवास्टेशन हो चुका है और मिलिटरीली भी वो अब समझ में नहीं आ रहा उनको कैसे डील करें। और वो जो लोग कर रहे, पाकिस्तान ने हाथ धोने इसके लिए नहीं, कल ये कोई स्टेटमेंट बोलेगा तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं पाकिस्तान क्या कहेगा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसी दबाव डाल करके इसको झूठे बयान दिला रहे हैं। तो पर ये वही है जैसे क्रिमिनल्स किया करते हैं, पर अब इनके ज्यादा कहने से कोई विश्वास करने वाला नहीं है। और मुझे तो पता नहीं, चर्चा कम होती है, ये दिन भी दूर नहीं है जब पाकिस्तान इसका बचाव करने के लिए रहेगा ही नहीं। और रहेगा कैसे, इतने कुकर्म हो चुके हैं। और मुझे लगता है जब तक इसका केस फाइनल होगा, कहीं बलूचिस्तान अलग कंट्री बन चुका होगा, उधर अपना खैबर पख्तूनख्वा अलग बन चुका होगा, कुछ अफगानिस्तान इलाका ले चुका होगा, पीओके कश्मीर में आ चुका होगा, ये एक छोटा सा पंजाब का टुकड़ा बचेगा। यकीन मेरी आत्मा कहती है आज, क्योंकि ये जिस तरह की बातें करते हैं ना, ये पूरे नंगे हो चुके हैं अब इंटरनेशनली। और उनके कंट्री में भी आप देखिए, आप ही कवर करते हैं कई बार, जहां उनके नागरिक कहते हैं कि यार भारत हमसे अच्छा है, मोदी जी हमें भी बचाओ। तो ये हालत हो रखी है। तो ये इनकी बात पे लेकिन एक सवाल है, 2008 के बाद अब 2025 में 17 साल बाद अब इसे गिरफ्त में तो ले लिया गया। लेकिन पाकिस्तान की बात करें, हर देश मजबूत होता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान उतना मजबूत कभी नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे देश थे जो उसका समर्थन करते थे, सपोर्ट करते थे, बैकहैंड एक मजबूती देते थे। आज वो सबसे बड़ी प्रमुख वजह आप क्या मानते हैं कि हर कोई किनारा करते नजर आ और इसीलिए अलग थलग अकेला पाकिस्तान पड़ा है और इसलिए भी ये स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा सकता है? क्या सबसे बड़ी तो मैं एक तो नहीं कह सकता, पर सबसे मोटी चीज दो चार है। एक है जो भारत का मजबूत होना, भारत के अंदर जो हमारा पॉलिटिकल नेतृत्व है वो इस तरह से अपने आप को देश को गवर्न कर रहा है कि जो देश के नागरिक भी उनको पसंद कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी भारत की छवि को उन्होंने सुधारा है। दूसरा कारण इसका यह कि देखिए जो लोग पाकिस्तान को समर्थन करते थे, जो एंटी इंडिया ब्रिगेड थी, जो भारत में भी बैठे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो भारत में बैठ करके भारत के संविधान का इस्तेमाल करते हुए भारत के विरोध में काम करते थे। देखिए 370 हटने से पहले क्या होता था कश्मीर में, रोज पत्थरबाजी, आए दिन हड़तालें। तो बहुत कुछ बदला है। जो पर वो लोग जो पाकिस्तान का समर्थन करते थे अब उनके भी हाथ पांव फूल चुके हैं और उनको भारत की मदद की जरूरत है। उनको अपने स्टेट के अंदर भी जरूरत है
क्योंकि देखिए भारत के जिस तरीके से हमारे नागरिक हैं, जो ओवरसीज हमारे सिटीजन्स हैं, वो भी उन कंट्रीज में एक रुतबा बना चुके हैं और वहां की स्थानीय सरकारों पे दबाव बना चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो तीसरी मैं कहना चाहता हूं, जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है आज के दिन। जब से ट्रंप साहब अमेरिका में जीत करके आए हैं, जिनकी जीत की आशा कोई नहीं लगा रहा था, भारत में बैठे हुए तो पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि मोदी जी को तो 100 सीट भी नहीं मिलेंगी, पर देखिए पूरा बदल चुका है। अमेरिका का जियोपॉलिटिक्स जो है आज के दिन, वो मेरे ख्याल से लगता है रशिया से वो ज्यादा ताना बाना नहीं रखने वाला। ओवर्टली उसका नंबर 1 जो टारगेट है या जिसको डील करना है वो चाइना है, और वो अमेरिका भली भांति जानता है चीन को अगर कोई काउंटर कर सकता है वो मात्र भारत दुनिया में देश है, क्योंकि भारत डेमोक्रेटिक है, कोई कम्युनिस्ट नहीं है, कोई डिक्टेटर नहीं है, और यहां हर प्रकार का एक पब्लिक यहां की बहुत अवेयर हो चुकी है। तो इसलिए वो उन पे पाकिस्तान अब वो फ्रंट लाइन स्टेट नहीं रहा और जमाना बदल चुका है, मैं ऐसा मानता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया कर्नल देवानंद जी इस चर्चा के लिए, क्योंकि बेहद अहम मुद्दा रहा है। और देखिए इतना तय कि अब एनआईए मुख्यालय में ही लाया जाएगा तहव्वुर राणा को, वहां पर उसका मेडिकल भी होगा, वहां पर उस पर मुकदमा भी चलेगा, उससे पूछताछ भी होगी, इन्वेस्टिगेशन सेल में उससे पूछताछ की जाएगी। और अब क्योंकि कई क्या कह सकते हैं हिंदुस्तानियों के जहन में कुछ ठंडक पहुंची, क्योंकि कम से कम 17 साल बाद ही सही ये गिरफ्त में तो आया, लेकिन अब धैर्य रखने की जरूरत है। हर किसी को इंतजार रहेगा कि कब इसको फांसी होगी, कब इसको सजा दी जाएगी, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि वो तमाम चेहरे बेनकाब हो जिन्होंने इनका साथ दिया, जिन्होंने इसको समर्थन किया, वो देश बेनकाब हो जिनका साथ मिला, उसकी वजह से इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, जहां इस हादसे में सैकड़ों लोगों की जान गई थी, और उन्हें इंसाफ दिलाना है तो थोड़ा इंतजार और करना होगा।